हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड लेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यूरोपियंस में हमने कहानी जो है वो पोर्चुगीज़ की शुरू करी थी, है ना। तो इसमें हमने 3 क्वेश्चंस एड्रेस किए थे लास्ट टाइम। एक तो था वाई इंडिया, ठीक है, कि इंडिया के साथ ही क्यों ट्रेड करना है। तो इसमें मैंने आपको कुछ डिटेल्स बताई थी, तो एक बार मैं अभी आपको रिवाइज़ करा दूँगी। दूसरा क्वेश्चन था कि वाई सी रूट, ठीक है, वाई अ सी रूट, सी रूट ही क्यों लिया, लैंड रूट क्यों नहीं लिया। ठीक है, और जो तीसरा हमने पढ़ा था अबाउट पोर्चुगीज़ ट्रैवलर्स। ठीक है, पोर्चुगीज़ ट्रैवलर्स जो भारत में आए थे, ठीक है, और या फिर ये कह सकते हैं कि हाँ, भारत में तो नहीं आए थे, पर जो जिन्होंने कोशिश की थी भारत तक का रास्ता जो है खोजने की। और फोर्थ क्वेश्चन जो था मतलब फोर्थ जो हमने पढ़ा था, दैट वाज अबाउट ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास, है ना, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास। तो ये किन के बीच में हुई थी और ये ट्रीटी थी क्या। ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम देख लिया था। एक बार मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि जो वास्को द गामा है, क्वेश्चन हमने यहाँ से शुरू किया था कि वास्को द गामा ने ये भारत तक का जो रूट है वो चार्ट आउट किया था, ये अफ्रीका के साउथ से होते हुए। ठीक है, बट इन्होंने यही रास्ता क्यों चुना, लैंड का रास्ता, जो कि यूरोप में ये जो रास्ता है आपका टर्की से होते हुए इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ये वाला रास्ता क्यों नहीं चुना, या फिर मेडिटेरेनियन, रेड सी, अरेबियन सी के थ्रू होते हुए ये भारत तक का जाने का रास्ता ये क्यों नहीं चुना। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। तो इसमें हमने स्टार्ट किया था अबाउट वाई इंडिया। ठीक है, तो इंडिया का मैंने बताया था अबाउट, क्योंकि 15th सेंचुरी यूरोप था, उसमें क्या हो रहा था, रेनेसो का पीरियड था, रीबर्थ ऑफ आइडियाज़, इनोवेशन वगैरह ये सब चीज़ें चल रही थी। तो क्या हो रहा था इस टाइम पे, देयर वॉज ग्रोइंग इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। ठीक है, ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन। ठीक है, इम्प्रूव्ड प्लो का इंट्रोडक्शन हुआ था। तो और क्या होता है कि साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स होती है, तो फॉरेज क्रॉप्स वगैरह उगाए जाते हैं, जिसकी वजह से मीट की सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और देयर वॉज रिक्वायरमेंट ऑफ स्पाइसेस टू प्रिजर्व दिस मीट। ठीक है, अब स्पाइसेस की का जो बेसिकली जो डिमांड है वो कौन पूरी कर रहा है, वो पूरी कर रहा है इंडिया, सस्ते दामों पे। ठीक है, पर इंडिया से ही क्यों नहीं ले पा रहे हैं ये स्पाइसेस। ठीक है, अब बीच में क्या है, बीच में अड़चन कौन आ रही है, ठीक है, बीच में प्रॉब्लम्स क्या है। तो इंटरमीडियरीज के बारे में देखा था हमने। ठीक है, इंटरमीडियरीज, तो ये जो मिडिल मैन हैं, अबाउट इंटरमीडियरीज हैं, इनके बारे में पढ़ा था। फिर एक और हमने जो यहाँ पे देखा था कि इट वाज अबाउट द टेक्नोलॉजिकल लीप्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया रेनेसो का पीरियड था, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही थी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कैसी, जैसे शिप बिल्डिंग, ठीक है, विच इनेबल्ड द लॉन्गर वॉयजेस। उसके अलावा नॉटिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि कंपास और एस्ट्रोलॉब जैसे जो नॉटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है कि नेविगेशन सेफ हो रहा है। ठीक है, तो दिस गेव इम्पीटस टू मैरीटाइम एक्टिविटीज़। ठीक है, मैरीटाइम एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, तो बेसिकली शिप्स जो हैं वो लॉन्गर वॉयजेस पे जा सकती हैं एक्सप्लोरेशन के लिए। ओके, देन वाई अ सी रूट। ठीक है, अब सी रूट क्यों, सी रूट बिकॉज क्योंकि लैंड रूट से नहीं जा सकते हैं। अब लैंड रूट से क्यों नहीं जा सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल टू द ऑटोमन टर्क्स 1453 में। जो कॉन्स्टेंटिनोपल है वो ऑटोमन टर्क्स के हाथ चला जाता है, एंड देयर वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोनोपोली ओवर द रेड सी ट्रेड। ठीक है, रेड सी ट्रेड पे कौन है, अरब्स रूल कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। तो इनकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑटोमन टर्क्स और अरब्स, बेसिकली इनकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ट्रेड कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, कितनी बढ़ रही है, 10 टाइम्स। तो यूरोप जो सामान सस्ते दामों में 1 टाइम में ख़रीद सकता था, उसी के लिए ही उसको 10 टाइम पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था अबाउट वाई रूट। फिर हमने प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के बारे में पढ़ा था, है ना। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट मॉडर्न इंस्टीट्यूशन जो है उन्होंने फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सीमैन, ये इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। फिर उसके बाद जो पापल बुल है वो इनको ग्रांट किया गया था। ही वांटेड टू सर्कमवेंट द मुस्लिम डोमिनेशन। फिर एक रिलीजियस जील था टू स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी एंड काउंटर इस्लामिक इन्फ्लुएंस। ठीक है, बट इनके टाइम पे कोई इक्वेटर तक भी नहीं पहुंच पाया था। सो नेक्स्ट पोर्चुगीज़ एल्फोंसो 5, जिनका रूल था 1438 टू 81, इनके टाइम पे क्या हुआ, पहली बार पोर्चुगीज़ नेविगेटर्स इक्वेटर तक पहुंच पाए, इक्वेटर क्रॉस कर पाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 1481 टू 85 में किंग जॉन टू आते हैं, और इन्होंने किन को डिप्यूट किया था, बार्थोलोम्यू डायस को। ठीक है, एंड बार्थोलोम्यू डायस ने बिकॉज ऑफ द स्टोम
इन्होंने क्या हुआ, एक्सीडेंटली ही सही बट मॉसल बे तक पहुंच गए थे। मतलब ये समझ गए थे कि इन्होंने एक्सीडेंटली जो है वो जो सदर्न टिप है अफ्रीका का उसको सरपास कर दिया। फिर बाद में रिटर्न जर्नी पे इन्होंने नाम दिया केप ऑफ गुड होप। ठीक है, ये नाम दिया गया इस जो सदर्न टिप है अफ्रीका का उसको ये नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप। 1487 में ऐसा होता है। ठीक है, एंड दिस इवेंचुअली पेव्ड द वे फॉर वास्को द गामा। तो वास्को द गामा की कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्पेन के बारे में भी पढ़ा था हमने। ठीक है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो एक इटालियन नेविगेटर थे। ठीक है, इनका आइडिया था वी कैन रीच इंडिया बाय सेलिंग थ्रू वेस्ट और वेस्ट अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। और ये जो आइडिया था वो स्पेन के राजा को बहुत पसंद आया था, उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया था इस आइडिया को। एंड 1492 में देयर वाज डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका बेसिकली डिस्कवर हो गया था इस टाइम पे। तो ये माना गया कि कैनरी आइलैंड्स के साउथ वेस्ट में भी काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं। ठीक है, जो कि अभी तक पता नहीं है, तो वो डिस्कवर हो सकते हैं और, है ना। तो फिर क्या होता है, ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास 1494 में। ये ट्रीटी होती है बिटवीन स्पेन एंड पोर्चुगल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यू वर्ल्ड है वो सारा स्पेन के पास चला जाता है और जो नॉन वर्ल्ड है वो किसके पास चला जाता है, पोर्चुगीज़। तो पोर्चुगल और स्पेन में बेसिकली जो लड़ाई थी, कॉन्फ्लिक्ट थी डोमिनेंस की, कि कौन कौन सा रीजन डोमिनेट करेगा, वो इस ट्रीटी से सॉल्व होता है। ठीक है, तो मैंने आपको इतना बता दिया था, अब मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज करा दिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पोर्चुगीज। देखो, अब कहानी पोर्चुगीज़ की दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो किंग मैनुअल फर्स्ट। ठीक है, अभी हमने प्रिंस हेनरी के बारे में पढ़ लिया, प्रिंस हेनरी, अल्फोंसो फिफ्थ, फिर किंग जॉन टू। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं किंग मैनुअल। ठीक है, किंग मैनुअल फर्स्ट। किंग मैनुअल फर्स्ट का जो रूल था 1495 टू 1521 था। एंड इन्होंने ही वास्को द गामा को डिप्यूट किया था। ठीक है, सो ही इंटरेस्टेड द टास्क ऑफ चार्टिंग डायरेक्ट ट्रेड रूट टू अ पोर्चुगीज नेविगेटर वास्को द गामा इन 1497। 1497 में वास्को द गामा को भेजा गया कि भारत तक का एक डायरेक्ट ट्रेड रूट जो है वो ढूंढो। ठीक है, तो वास्को द गामा ने क्या किया, उनके लिए काम बहुत आसान था क्योंकि बार्थोलोम्यू डायज ने जो पूरा रूट ट्रेवर्स किया था और मॉसल बे तक पहुंचे थे, तो वही सेम रूट इन्होंने अपनाया वास्को द गामा ने। ठीक है, सो ही फॉलोड द रूट ऑफ बार्थोलोम्यू डायज। इनके लिए बेसिकली टास्क बहुत ईजी था। ठीक है, सो इन्होंने वही ही सेल डाउन टू द वेस्ट ऑफ अफ्रीका एंड देन राउंडेड द केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप तक तो पता ही था कि रास्ता कैसे कैसे जाना है। ठीक है, कहाँ कहाँ तक पहुँचना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो जो रास्ता बार्थोलोम्यू डायस ने चार्ट आउट किया था वही सेम रास्ता जो है, वही सेम रूट जो है वास्को द गामा ने ट्रैवर्स किया। ठीक है, एंड ही रीच्ड मोजम्बिक। ठीक है, अब देखो मैं मोजम्बिक बता देती हूँ। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अफ्रीका में, दिस इज़ मोजम्बिक। ठीक है, तो यहाँ यहाँ तक वो पहुँचे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे इंडियन सीमैन मिलते हैं उनको। ठीक है, इंडियन सेलर्स, इंडियन सीमैन। ठीक है, जिसमें कि एक गुजराती पायलट थे, अब्दुल माजिद। ठीक है, अब्दुल माजिद। अब अब्दुल माजिद की हेल्प से जो वास्को द गामा थे उन्होंने क्या किया, ही रीच टू मालाबार। ठीक है, मालाबार रीजन, मालाबार रीजन। अब मालाबार रीजन में उस टाइम पे क्या हो रहा था, बहुत सारे इंडिपेंडेंट अलग अलग किंगडम्स रूल कर रहे थे। करीब 11 किंगडम्स रूल कर रहे थे जो कि एंशियंट चेरा किंगडम के ही सक्सेसर्स थे। ठीक है, एंशियंट चेरा किंगडम के ही सक्सेसर्स थे ये जो 11 किंगडम्स थे। उसमें से एक थे जहाँ जहाँ पे राजा जो थे समुथिरी। ठीक है, समुथिरी जिनको हम बोल रहे हैं, समुथिरी या वास्को द गामा, इनको बोलते थे जामरिन। ठीक है, जैमरिन, जैमरिन रूल कर रहे थे। और वो रीजन कौन सा था, कैलिकट। ठीक है, आज के मॉडर्न डे कोझिकोडे केरला में आता है ये। ठीक है, कोझिकोडे केरला में। ओके, सो देखो, सो ही हायर्ड द सर्विसेज ऑफ इंडियन सीमैन अब्दुल माजिद। ठीक है, मालाबार तक पहुँचे। मालाबार ये कौन सा मालाबार कोस्ट कौन सी है, स्ट्रेचिंग फ्रॉम कोंकण टू कन्याकुमारी, है ना। ये तो आपको पता होगा, कोंकण से कन्याकुमारी तक की कोस्ट है मालाबार। और इसी रीजन में 11 मेजर सक्सेशन स्टेट्स थे ऑफ चेरा एम्पायर। और यहाँ पे चेरा एम्पायर में कौन सा
कौन से एक जो सक्सेसिव स्टेट था जहाँ से जामोरिन रूल करे थे, दैट वाज कैलिकट। ठीक है, कैलिकट मॉडर्न डे कोझिकोड केरला में। ओके, तो यहाँ तक वो पहुँचे एंड ही वॉज रिसीव्ड वेरी वेल। ठीक है, बहुत वार्म वेलकम दिया गया बाय जामोरिन। ठीक है, अब जामोरिन ने देखो वार्म वेलकम क्यों दिया, एक हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे जामोरिन के साथ, है ना, इस जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है यहाँ पे जो ट्रेड हो रहा था वो अरब्स कर रहे थे, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया अरब्स की मोनोपोली थी यहाँ पे ट्रेड में। अब जब पोर्चुगीज़ आते हैं, पोर्चुगीज़ की एंट्री होती है, तो यहाँ के राजा राजा क्या सोचते हैं कि ठीक है भाई, इनकी मोनोपोली कम हो जाएगी। ठीक है, इनकी मोनोपोली कम होने का तो फ़ायदा है ही ना, कंपटीशन होना चाहिए, है ना। ट्रेड में कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन होगा तो प्राइसेस भी जो है वो कम हो सकते हैं, है ना। अदरवाइज मोनोपोली होगी अगर किसी की, तो वो तो अपने मुंह मांगे प्राइस जो है वो बोलेगा, है ना। सो May 94 में 3 पोर्चुगीज शिप्स एंकर एट कैलिकट। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जामोरिन, जैसे कि मैंने आपको बताया, अच्छा इनका जो नाम है जामोरिन जो है, जामोरिन का मतलब होता है हेड ऑफ द हाउस। और जामोरिन तो प्रोनाउंसिएशन जो है ये वास्को द गामा की थी। वास्को द गामा इनको जामोरिन बोलते थे, पर वैसे इनको लोग क्या बोलते हैं, समुथिरी। तो समुथिरी का ही इन्होंने, वास्को द गामा ने जामोरिन बनाया था। समुथिरी कौन होते हैं, हेड ऑफ द हाउस। इनका ओरिजिनल नेम क्या है, नेदियुरप्पु स्वरूपम। ठीक है, नेदियुरप्पु स्वरूपम। सो हिंदू रूलर जो थे ये जामोरिन, उन्होंने वेलकम किया वास्को द गामा को। ठीक है, एंड वास्को द गामा कब आ रहे हैं ये याद रखना आप, मई 1498 में। ठीक है, मई 1498 में भारत में पहुंचते हैं। ठीक है, अब देखो वास्को द गामा की डिमांड क्या होती है यहाँ पे देखना। जैसे मैंने आपको बताया पहले अरब्स की मोनोपोली थी, फिर पोर्चुगीज़ आते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, कंपटीशन जो है वो ट्रेड में हो जाता है। ठीक है, कंपटीशन की वजह से क्या करते हैं, ये जो जामोरिन है वो इनको वेलकम करते हैं। बट वास्को द गामा क्या चाहते हैं, वास्को द गामा चाहते हैं कि आप अरब्स को एक्सपेल कर दो। ठीक है, एक्सपेल कर दो ट्रेड से। ठीक है, एंड मोनोपोली किसकी होनी चाहिए, पोर्चुगीज़ की। तो अब आप सोचो कि क्या जामोरिन ये होने देगा क्या। अब भाई जामोरिन ने पोर्चुगीज़ का को वेलकम क्यों किया, वार्म वेलकम क्यों दिया, कंपटीशन की वजह से, कि ठीक है भाई कंपटीशन आएगा ट्रेड में, है ना, मोनोपोली नहीं रहेगी एक की। एंड वास्को द गामा क्या चाहते हैं कि अरब्स को एक्सपेल करके मोनोपोली पोर्चुगीज़ को दे दो। वो ऐसा क्यों करेंगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं करेंगे ना ऑब्वियसली, क्योंकि अरब्स जो थे, अरब्स वो पहले से ट्रेड करते हुए आ रहे थे उनके साथ, तो अरब्स जो थे वो ज़्यादा ट्रस्टेड ट्रेड पार्टनर रहेंगे। सो अरब्स उनके लिए ज़्यादा ट्रस्टेड एंड लॉयल ट्रेड पार्टनर रहेंगे, तो ऑब्वियसली ये तो बात मानेंगे ही नहीं, समुथिरी जो है ये बात तो नहीं मानेंगे। पर फिर भी देखो, जब वास्को द गामा जाते हैं आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ्स यहाँ पे रुकते हैं कैलिकट में, और उसके बाद जब वो वापस जाते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होता है। फ़ायदा किस सेंस में होता है, देखो जो पेपर प्राइसेस थे, पेपर बेसिकली काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च चाहिए होती थी, मैंने आपको बताया था ना कि स्पाइसेस की ज़रूरत थी। तो पेपर प्राइसेस जो हैं उनके, वो प्राइस जो है वो 1/10 कम हो जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो अरब्स हैं वो 10 टाइम्स चार्ज करते थे पेपर का। ठीक है, अब यहाँ से अगर डायरेक्ट इंडिया से वो पेपर लेके जा रहे हैं तो वो कॉस्ट कट हो जाती है। ठीक है, 1/10 हो जाती है वो। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि ओके, तो यहाँ पे स्लाइड में कुछ मिस्टेक है, ये 1501 में दोबारा रिटर्न करते हैं, बट ये मैं आपको बता रही हूँ कि जब वो पहली बार आए थे, ठीक है, जब वो 3 मंथ्स के लिए रुके थे, वास्को द गामा जब 3 मंथ्स के लिए भारत रुके थे, तो उस टाइम पे इनको फ़ायदा क्या हुआ था कि इंडियन मर्चेंटाइज फेच्ड हिम 60 टाइम्स द वॉयज, कि जितना खर्चा उनका पूरा वॉयज में हुआ था, पोर्चुगीज़ से जो भारत तक आने में जो इतना खर्चा हुआ था उनका, उससे करीब 60 टाइम्स, ठीक है, 60 गुना फ़ायदा उनका यहाँ से पूरा सामान लेके जाने में, और जो प्रॉफिट्स उन्होंने बनाए, ठीक है, पोर्चुगल में जाके, तो वो 60 टाइम्स फ़ायदा हुआ उनको। ठीक है, तो फ़ायदा देखो कि प्राइस कितना कम हो गया और उसका फ़ायदा कितना हो रहा है, 60 टाइम्स। ठीक है, इस वजह से वो 1501 में दोबारा रिटर्न भी करते हैं। ठीक है, इसकी कहानी भी हम देखेंगे। ठीक है, और ये एक रिटेलिएशन है, इसके बारे में भी अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इतना समझ लिया कि क्या हो रहा है कि पोर्चुगीज़, अब जो पोर्चुगीज़ प्लान क्या था, एक्सक्लूड ऑल कॉम्पिटिटर्स स्पेशली अरब्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि अरब्स हैड अ मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन अरेबियन सी रीजन, है ना, क्योंकि अरब्स हैड अ मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन द अरेबियन सी रीजन। ठीक है,
तो अराइवल ऑफ पोर्चुगीज पोज्ड अ ग्रेट थ्रेट टू द मोनोपोली ऑफ अरब्स। जब पोर्चुगीज आए तो अरब्स को इस बात से बहुत प्रॉब्लम हुई। क्यों? क्योंकि अब उनकी मोनोपोली नहीं रहेगी, है ना। पर जैसे कि मैंने आपको बताया, जब वास्को द गामा और अरब्स में आपस में जब कंपटीशन होता है तो क्या होता है, ज़ैमरिन जो है वो ऑब्वियसली वास्को द गामा की बात तो नहीं मानेंगे कि जो मोनोपोली है वो पोर्चुगीज़ के हाथ में दे दी जाए। तो ये तो बात रिफ्यूज़ कर दी गई, है ना। क्यों? अब देखो, सबसे पहले जो पोर्चुगीज़ थी, उन पोर्चुगीज़ के बारे में क्या कहा जाता था कि देवर रिलीजियस फैनेटिक्स। ठीक है, वो क्या करते थे, देवर स्वॉन एनिमीज, कट्टर दुश्मन थे, ठीक है, ऑफ मुस्लिम्स, है ना। तो ये भी एक रीजन था, ठीक है। उनके रिलीजियस एम्बिशंस थे, दे वांटेड टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, दे वांटेड टू काउंटर द इस्लामिक इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो इस वजह से भी क्या हुआ, एक तो इनकी ये वाली इमेज बनी हुई थी। दूसरा क्या था कि अरब, देखो अरब ट्रेडर्स का क्या फ़ायदा था, अरब ट्रेडर्स वर हेल्ड इन हाई एस्टीम बाय ज़ैमरिन। क्यों? क्योंकि वो लॉयल ट्रेड पार्टनर थे, बहुत टाइम से ट्रेड करते हुए आ रहे थे। बस ज़ैमरिन ने अलाउ क्यों किया था पोर्चुगीज़ को? क्यों? क्योंकि इनकी मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो इन दोनों के बीच में जो क्लैश था वो रिलीजियस इंटरेस्ट के बेसिस पे भी था और कमर्शियल इंटरेस्ट के बेसिस पे भी था। कमर्शियल मैंने आपको बता दिया, ट्रेड, दोनों ही चाहते थे कि हमारी मोनोपोली रहे। और दूसरा क्या था, रिलीजियस इंटरेस्ट। जो अरब ट्रेडर्स थे दे वांटेड कि जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस है, मुस्लिम इन्फ्लुएंस है, वो रहे इस रीजन में। एंड जो पोर्चुगीज़ हैं, पोर्चुगीज़ क्या चाहते थे, क्रिश्चियनिटी जो है वो ग्रो करे, है ना। इसी रीजन में क्रिश्चियनिटी ग्रो करे, और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी भी। तो अब देखो, जब 3 महीने बाद जब वास्को द गामा वापस जाते हैं, तो वास्को द गामा की जो सक्सेस है, सक्सेस किस बेसिस में कह रही हूँ, क्योंकि एक तो 1/10 जो है वो पेपर का प्राइस उन्हें कम होता हुआ दिखता है। और दूसरा क्या है कि जो उनकी वॉयज थी पूरी, उसका 60 टाइम्स जो है प्रॉफिट वो बना के गए, है ना। तो ये सक्सेस ही है वास्को द गामा के लिए। सो दिस एनकरेज्ड अदर पोर्चुगीज नेविगेटर्स टू फॉलो हिज फुटस्टेप्स। तो दूसरे पोर्चुगीज नेविगेटर्स भी चाहते थे कि ठीक है, हम भी इंडिया तक जाएंगे और हम भी ट्रेड करेंगे। तो किंग मैनुअल वन ने क्या किया, देखो 1495 टू 1521 का रूल है, ठीक है। और किंग मैनुअल वन ने, इन्होंने ही क्लियर कर दिया कि जो भी ट्रेड मिशन होगा, ठीक है, ट्रेड मिशन ऑफ पोर्चुगीज़, वो एक एसेंशियली एक स्टेट एंटरप्राइज है। मतलब कोई भी प्राइवेट प्लेयर उसमें नहीं हो सकता। प्राइवेटली कोई भी पोर्चुगीज़ नेविगेटर जाके ट्रेड नहीं कर सकता। अगर ट्रेड करना है तो यू विल हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। पहले सरकार से परमिशन लो, उसके बाद ही ट्रेड पे आप जा सकते हो। अगर सरकार अलाउ करेगी तभी आप जा सकते हो ट्रेड पे, ठीक है। तो प्राइवेट पोर्चुगीज ट्रेडर्स वर नॉट अलाउड टू लॉन्च एनी नेवल एक्सपीडिशन टू इंडिया, ठीक है। प्राइवेट पोर्चुगीज ट्रेडर्स नहीं आ सकते थे किसी भी नेवल एक्सपीडिशन पे और आके भारत से ट्रेड नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसी के चलते अब नेक्स्ट कौन आते हैं, नेक्स्ट आते हैं पेड्रो एल्वरस केब्रल, ठीक है। तो किंग मैनुअल वन अब किसको भेजते हैं, पेड्रो एल्वरस केब्रल को। कब भेजते हैं, 1501 में, ठीक है। तो वास्को द गामा कब आए, देखो भारत में 1498। कब चले थे, 1497 में चले, 1498 तक पहुंच गए। मैंने आपको बताया ना 1498 के मई में पहुंचे और ज़ैमरिन ने इनको वेलकम किया। और अब क्या होता है, 1500 में कौन आ रहे हैं, पेड्रो एल्वरस केब्रल 1500 में आते हैं, ठीक है। इसके बाद वास्को द गामा दोबारा से आएंगे, मैंने आपको जैसे बताया अभी 1501 में दोबारा आएंगे। अभी अभी इनकी कहानी दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पेड्रो एल्वरस केब्रल की कहानी देखते हैं हम। 1500 जो है 1500 में ये भारत में आते हैं। ही वॉज सेंट टू इंडिया विद अ लार्जर फ्लीट। तो और बड़ी फ्लीट के साथ इनको भारत भेजा जाता है। अब भारत में आके ज़ैमरिन से परमिशन ले लेते हैं पहली फैक्ट्री बनाने की, ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री एट कैलिकट, ठीक है। अब देखो फैक्ट्री क्या थी उस टाइम पे, फैक्ट्री का मतलब क्या है, एक तरीके से वेयर हाउस, ठीक है। वेयर हाउस मतलब क्या है, सामान खरीदा भारत में, भारत से सामान खरीदा और ऐसे के ऐसा ही उस वेयर हाउस में, उस फैक्ट्री में रख दिया। मतलब यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, ठीक है, कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, ये याद रखना। अभी सिर्फ एक फैक्ट्री, एक तरीके से वेयर हाउस है जहाँ पे सामान रखा जा रहा है और इस वेयर हाउस से सामान जो है वो पोर्चुगल तक पहुँचाया जाता था, ठीक है। पर अब यहाँ पे क्या होता है, पेड्रो एल्वरस कैब्रल की कुछ
झड़प हो जाती है एक तरीके से, ठीक है। देयर वाज वायलेंट क्लैशेस, ठीक है, बिटवीन पोर्चुगीज़ एंड अरब ट्रेडर्स। क्यों? क्योंकि अरब ट्रेडर्स को दिख रहा है कि भाई उनकी मोनोपोली ख़त्म हो रही है, यहाँ पे ये फैक्ट्री वगैरह इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो इनको प्रॉब्लम होती है अरब ट्रेडर्स को। तो अरब ट्रेडर्स जो है पोर्चुगीज़, तो अरब ट्रेडर्स और पोर्चुगीज़ के बीच में कुछ वायलेंट क्लैशेस होती हैं, ठीक है। अब ये देखते हुए जामरिन का प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि जामरिन के लिए तो लॉयल पार्टनर्स पहले ये रहे ना, ट्रेड पार्टनर्स अरब ट्रेडर्स, और वो ये देख रहे हैं कि भाई पोर्चुगीज़ क्या कर रहे हैं, यहाँ आके बम्बार्डमेंट वगैरह कर रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो जामरिन ने क्या कहा कि भाई पोर्चुगीज़ से बोला कि अगर आपको ट्रेड वगैरह करना है देन यू हैव टू मेंटेन पीस विद हिज डोमिनियंस। डोमिनियंस मतलब ये अरब्स वगैरह के साथ ही पीस बना के रखो, ठीक है। तो कैब्रल ने अब इन पे भी रिटालिएट कर दिया, ठीक है, अपने जो है आर्म्स वगैरह इनके अगेंस्ट भी चला दिए, ठीक है, जामरिन के अगेंस्ट, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब जामरिन एंड अरब्स ने मिलके कैब्रल को हरा दिया, ठीक है। सो कैब्रल को हरा दिया जामरिन एंड अरब्स ने मिलके, ठीक है। अब जिसकी वजह से 1501 में कैब्रल को वापस जाना पड़ा, ओके। तो इतना याद रखना, पेड्रो एल्वारेस कैब्रल, तो ये क्या रिटालिएशन था, ठीक है, इनके बारे में आप याद रखना। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट वास्को द गामा, ठीक है। वास्को द गामा दोबारा आते हैं 1501 में, एंड ही रिटर्न्स बैक अगेन विद अ बिगर फ्लीट, ठीक है, उससे बड़ी फ्लीट के साथ रिटर्न करते हैं, ठीक है, मैंड विद हेविली आर्म्ड नेवल ट्रूप्स। तो ये आप देखो, ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस फ्लीट वॉज मैंड विद हेविली आर्म्ड नेवल ट्रूप्स, ठीक है, ठीक है। उनका मकसद जो था, अब वो सिर्फ ट्रेड का नहीं था, अब वो सिर्फ ट्रेड नहीं करना चाहते थे, ठीक है। अब उनका जो एम था वो और बिगर एम था, ही केम विद अ बिगर एम, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सो ही डिस्ट्रॉयड अरब शिप्स, तो इन्होंने अरब शिप्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, ठीक। समझ आ रही है ना ये क्या मैं बता रही हूँ आपको, अरब और पोर्चुगीज़ के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। क्योंकि अरब्स की पहले मोनोपोली थी, एंड दे सो कि उनकी जो मोनोपोली है वो उनको खतरे में जाते हुए दिख रही थी पोर्चुगीज़ के आने से, ठीक है। तो अरब्स ऑल्सो, दे ऑल्सो डिड नॉट वांटेड कि जो पोर्चुगीज़ हैं वो अपना पैर जमाए एक तरीके से इस रीजन में, है ना। इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है, एंड पोर्चुगीज़ को भी इनसे प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो चाहते थे कि अरब्स को हम किसी तरीके से अलग कर पाएँ, ठीक है, ताकि दे कुड बिकम द सोल, एक तरीके से दे कुड गेन द मोनोपोली ऑफ दिस रीजन, ठीक है। सो ही जो वास्को द गामा जब आते हैं तो ही डिस्ट्रॉयड अरब शिप्स इन द अरेबियन सी, और इन्होंने जामरिन से बोला कि जितने भी कैलिकट में जितने भी अरब्स हैं उनको बाहर निकालो। तो जामरिन मानेगा क्या ये बात? ऑब्वियसली नहीं मानेगा, ठीक है। तो जामरिन रिफ्यूज़ड। तो जामरिन के रिफ्यूज़ करने के बाद भी उन्होंने फोर्सफुली वहाँ पे कुछ ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किए, कैननौर में, कोचिन में और कैलिकट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे उन्होंने पहले ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए, कैननौर, कोचिन एंड कैलिकट। और ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो कैननौर, कोचिन और कैलिकट में जो ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए थे, ये जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी, ठीक है, ये इन्होंने बाद में फोर्टिफाई भी करी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनका एम जो था वो अब सिर्फ ट्रेड का नहीं था, ही केम विद अ बिगर एम। तो इन्होंने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया, मतलब अब फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, उन फैक्ट्रीज के अराउंड किलाबंदी स्टार्ट कर दी, ठीक है। और वहाँ पे पोर्चुगीज़ सेटलमेंट्स बना दिए, ठीक है। पोर्चुगीज़ अब वहाँ पे रहने लग गए, कुछ पोर्चुगीज़ वहाँ पे परमानेंटली सेटल होने लग गए, पोर्चुगीज़ सेटलमेंट्स बना दिए गए, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, कैननौर, कोचीन एंड कैलिकट, एक बार ये रीजन देख लो। ये है कैननौर, दिस इज़ कैननौर हियर, एंड दिस इज़ कैलिकट, ठीक है, कैलिकट कोझिकोडे, एंड देन दिस इज़ कोचीन, ठीक है। कैननौर, कैलिकट एंड कोचीन, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये नॉर्थ टू साउथ भी याद रखना कि पहले क्या आता है, ठीक है। पहले कैननौर है, फिर कैलिकट है, उसके बाद ये कोचीन है, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, ही ऑल्सो फोर्टिफाइड 3 पोर्चुगीज़ सेटलमेंट्स, ये जो 3 पोर्चुगीज़ सेटलमेंट्स इनको फोर्टिफाई भी कर लिया, किलाबंदी भी कर ली, एंड 1503 में ही रिटर्न बैक, ठीक है, वापस पोर्चुगल चले गए, ओके। अब देखो, अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने फोर्टिफिकेशन कर दिया, पोर्चुगीज़ सेटलमेंट्स बना दिए, यहाँ पे पोर्चुगीज़ लोग रहने लग गए, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है, किंग मैनुअल वन ने बोला कि ठीक है भाई, अब जब यहाँ पे सेटलमेंट्स बनने शुरू हो गए, तो अब कोई तो अब सिर्फ पोर्चुगीज़ नेविगेटर्स को भेजने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब सिर्फ नेविगेटर्स को भेजने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब
भारत में सेटलमेंट्स हैं, ठीक है, पोर्चुगीज सेटलमेंट्स हैं, तो इनको भी तो एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है, इनको भी तो एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। इनको एडमिनिस्टर करने के लिए इन्होंने रेजिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया, ठीक है। ही अपॉइंटेड अ रेजिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर। रेजिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कि ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जो भारत में ही रिसाइड करेगा, रहेगा, ठीक है, जो भारत में ही रिसाइड करेगा, ठीक है। और इसका टेन्योर था 3 इयर्स का, ठीक है। कितने समय का कार्यकाल था? 3 साल का। 3 साल के लिए ये रेजिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे नियुक्त किए जाते थे टू लुक आफ्टर दीज पोर्चुगीज सेटलमेंट्स, ठीक है। और इसमें से पहले कौन है? पहले हैं फ्रांसिस्को डी एल्मेडा, ठीक है। आई होप आप सबको ये सब बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रही होगी तो आप रिपीट कर लेना इस लेक्चर को, ओके। तो फ्रांसिस्को डी एल्मेडा, फ्रांसिस्को डी एल्मेडा जो है वो फर्स्ट रेजिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है। इन्हीं को ही बोला गया वाइस रॉय ऑफ इंडिया, द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट पोर्चुगीज वाइस रॉय ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पोर्चुगीज वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे? फ्रांसिस्को डी एल्मेडा, ठीक है। तो इनका कितने टाइम का कार्यकाल है? देखो 1505 टू 1509 तक, ठीक है, ये भारत में रहे। और इनकी पॉलिसी क्या थी? इनकी पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। अभी मैं इसके बारे में बताती हूँ ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है। देखो, एज लॉन्ग एज, इनका मानना था एज लॉन्ग एज यू आर पावरफुल एट द सी यू विल होल्ड इंडिया। अब जब तक कि आप सी में अपनी पकड़ जमा के रखी हुई है आपने, तब तक आप भारत को होल्ड कर सकते हो, स्ट्रांगली होल्ड कर सकते हो, ठीक है। विजन क्या था इनका? टू मेक पोर्चुगीज द मास्टर ऑफ इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का मास्टर बनाना। अब देखो, सबसे पहले तो आप याद रखना इनका हेडक्वार्टर क्या था? कोचिन में। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 पोर्चुगीज सेटलमेंट्स कौन कौन से थे? कैननोर, कोचिन एंड कैलिकट। इसमें जो कोचिन है यही इनका पहला हेडक्वार्टर बना, किनका? फ्रांसिस्को डी एल्मेडा का। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब मैंने आपको बताया विजन क्या है? टू मेक पोर्चुगीज द मास्टर ऑफ इंडियन ओशन। तो पोर्चुगीज को इंडियन ओशन का मास्टर कैसे बनाएंगे? देखो, इनका गोल क्या था कि मुस्लिम ट्रेड को डिस्ट्रॉय करना है बाय सीजिंग एडन, ऑर्मुज एंड मलक्का, ठीक है। अब इसी के थ्रू यही इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी थी और यही इनका मोटिव था टू मेक पोर्चुगीज द मास्टर ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है। कैसे? एडन, ऑर्मुज और मलक्का को सीज करना, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखो, आई विल टेल यू, ओके, हियर। तो ये आप मैप में देख रहे हो, ये क्या है? ये जो रीजन है जहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, दिस इज एडन, ठीक है। यहाँ पे क्या है? गल्फ ऑफ, दिस इज गल्फ ऑफ एडन। ये क्या है? ऑर्मुज आइलैंड, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एडन, हॉर्मुज, और यहाँ पे क्या है? मलक्का, दिस इज मलक्का। मलक्का से क्या हो रहा है? इंडिया चाइना का जो ट्रेड है पूरा वो यहाँ से पास होता है, ठीक है। ये बहुत एंशियंट ट्रेड रूट है, इंडिया चाइना ट्रेड रूट, ठीक है, ठीक है। और जो एडन मैंने आपको बताया, ये यहाँ से रेड सी ट्रेड हो रहा है, ठीक है, रेड सी से अरेबियन सी। और ये जो हॉर्मुज है, ये क्या है? यहाँ से ये पर्शियन गल्फ का पूरा ट्रेड जो है ये अरेबियन सी से पास होते हुए भारत आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर पोर्चुगीज़ का मानना था कि अगर यहाँ इनको ये कंट्रोल कर ले, अगर एडन को, हॉर्मुज को और मलक्का को कंट्रोल कर ले, तो ये पूरे इंडियन ओशन को मास्टर कर पाएंगे, ठीक है। ये पूरे इंडियन ओशन को, जो पूरा इंडियन ओशन का जो ट्रेड है वो किसके पास चला जाएगा? पोर्चुगीज़ के पास। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ से अगर कोई भी शिप पास होती है तो उस शिप को परमिट लेना होगा, लाइसेंस लेना होगा पोर्चुगीज़ से, ठीक है। इसी को बोलते हैं कार्टाज सिस्टम। कार्टाज सिस्टम, कार्टा सिस्टम क्या होता है? तो कार्टा सिस्टम में क्या हो रहा है? कुछ ऐसे पोर्ट्स को, कुछ ऐसे आइलैंड्स को कैप्चर कर लेना, ठीक है, एक्वायर कर लेना, जहाँ से क्या हो रहा है कि अगर कोई और शिप पास होती है तो उनको ट्रेड परमिट या फिर लाइसेंस लेना होगा, ठीक है। तो ये इनका विजन था, ऑल राइट। So goal was to destroy Muslim trade by seizing Aden, Hormuz and Malacca, and vision क्या है? To make Portuguese the master of Indian Ocean. I hope कि अब आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है? 1508 में बैटल होती है, बैटल ऑफ चौल, ठीक है। अब देखो, एक बात और समझो कि अब देखो, जब पोर्चुगीज़ का ये विजन है, फ्रांसिस्को डे एल्मीडा का ये विजन है, तो इनके यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं? देखो, एक तरफ तो हो गए पोर्चुगीज़, ये बहुत ध्यान से समझना, एक तरफ तो हो गए पोर्चुगीज़, दूसरी तरफ कौन है?
एक तरफ तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे कौन है, समुथिरी, ठीक है, कैलिकट में, तो कैलिकट में समुथिरी, ठीक है, प्लस इनके साथ कौन हुए, इनके साथ यहाँ पे, ठीक है, अरेबियन सी में कौन है, जैसे कि मैंने आपको बताया अरब्स, ठीक है, और कौन हुए, देखो इजिप्ट भी ट्रेड करता था भारत से, ठीक है, ये रेड सी से होते हुए ट्रेड पास होता था, भारत से ट्रेड करता था। तो इजिप्ट में कौन थे, इजिप्ट में थे मामलुक सुल्तान्स ऑफ इजिप्ट, ठीक है। इसके अलावा और कौन थे, यहाँ पे गुजरात है, ठीक है, तो गुजरात में अब देखो जो भी अरेबियन सी से जो भी ट्रेड आ रहा है ये गुजरात में आता था, ठीक है, तो गुजरात पोर्ट जो था वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। गुजरात में कौन है, अब क्योंकि अरेबियन सी देखो अगर पोर्चुगीज़ कंट्रोल कर लेते हैं तो प्रॉब्लम गुजरात के रूलर को भी होगी। अब गुजरात में कौन है, गुजरात में है महमूद बेगड़ा, महमूद बेगड़ा ऑफ गुजरात, याद रखना, ठीक है। तो पोर्चुगीज़ की लड़ाई इन सब से होती है, ठीक है, ये सब एक तरीके से अलायंस बना लेते हैं अगेंस्ट पोर्चुगीज़, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि 1508 में बैटल होती है, बैटल ऑफ चौल। अब इसमें जो है पोर्चुगीज़ लॉस्ट, ठीक है, इनके अगेंस्ट पोर्चुगीज़ जो हैं वो लड़ाई हार जाते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ चौल 1508 में होती है, तो 1508 में पोर्चुगीज़ हार गए एंड ये जीत गए, एंड 1509 में फिर अगेन, और इसमें क्या होता है, पोर्चुगीज़ ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के जो बेटे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, ही वॉज किल्ड इन दिस बैटल ऑफ चौल। तो नेक्स्ट ईयर दोबारा से बैटल होती है, ठीक है, 1509 में, दिस वॉज कॉल्ड बैटल ऑफ दीव, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ दीव, ठीक है। तो ये दीव के पास ये बैटल होती है, और इसमें कंबाइंड ये जो नेवीज़ होती हैं इजिप्ट की, महमूद बेगड़ा की, ठीक है, मामलुक सुल्तान्स और महमूद बेगड़ा की, ये जो कंबाइंड नेवी होती है इसको ये हरा देते हैं एंड पोर्चुगीज इसमें जीत जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दिस वॉज बैटल ऑफ चौल, ठीक है, जिसमें पोर्चुगीज़ हारे थे, एंड 1509 में बैटल ऑफ दीव जिसमें पोर्चुगीज़ जीते थे, ठीक है। तो ये याद रखना, और किन को हराते हैं ये भी याद रखना, ठीक है। इन बैटल ऑफ चौल पोर्चुगीज लॉस्ट एंड अल्मीडा's सन वॉज किल्ड, एंड फिर 1509 में देयर वाज डिफीट ऑफ कंबाइंड इजिप्शियन एंड गुजरात नेवीज एट दीव। इजिप्शियन से कौन है, मामलुक सुल्तान्स, एंड गुजरात नेवीज से कौन है, जो लीडर है ही वॉज, एंड गुजरात नेवी, ठीक है, यहाँ पे गुजरात में कौन है रूलर, महमूद बेगड़ा, ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो 1509 में फिर ये रिटर्न कर जाते हैं, ठीक है, पोर्चुगीज़ की जीत हो गई एंड ही रिटर्न बैक। अब नेक्स्ट जो वाइस रॉय है वो कौन है, ही वॉज एल्बकर्की, ठीक है, एल्बकर्की। तो पहले कौन है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सेकंड कौन है, एल्बकर्की, ओके। एंड इनको बोलते हैं द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज़ इन इंडिया, पोर्चुगीज़ पार इन इंडिया, रियल फाउंडर कौन है, एल्बकर्की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका टाइम क्या है, कार्यकाल 1509 टू 1515, तो बेसिकली 2 पीरियड इन्होंने वाइस रॉय होने के सर्व किए थे, ठीक है, 2 टेन्योर सर्व किए थे। अब एल्बकर्की की पॉलिसी क्या थी, वही थी कार्टर सिस्टम, पर कार्टर सिस्टम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की और एल्बकर्की में डिफरेंस क्या है दोनों में। देखो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का क्या था कि जो भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट हार्बर्स हैं, ठीक है, जहाँ से शिप्स वगैरह पास होती हैं उन रीजन्स को कैप्चर करो। एल्बकर्की का विजन इनसे थोड़ा बड़ा था, इन्होंने क्या कहा कि ही वांटेड कि जो एंटायर ओरिएंटल कॉमर्स है उसको डोमिनेट करना बाय सेटिंग अप फोर्ट्स, ठीक है। तो सिर्फ कंट्रोल करना नहीं है, सिर्फ नेवीज़ के बेसिस पे कंट्रोल नहीं करना है, फोर्टिफिकेशन भी करना है, किलाबंदी भी करनी है, सेटलमेंट्स भी बनानी है, ठीक है। तो सेटलमेंट्स बनाएंगे ये तो स्ट्रांगली उस जगह को होल्ड कर पाएंगे, वहाँ के जो लोकल राजा वगैरह हैं उनसे वो ट्रीटी संधि वगैरह कर पाएंगे, ठीक है। सो he advocated the policy of dominating the entire oriental commerce by setting up forts at various strategic places in Asia and Africa। तो एशिया में भी और अफ्रीका में भी इन्होंने काफ़ी सारे सेटलमेंट्स बनाए, ठीक है। उसी में ही सबसे पहले जो आता है दैट इज़ इन 1510 इन्होंने गोवा को कैप्चर किया फ्रॉम बीजापुर, ठीक है। बीजापुर उस टाइम पे
आदिल शाही डायनेस्टी के हाथ में था, ठीक है। तो आदिल शाही डायनेस्टी से इन्होंने बीजापुर को लिया। अब ये जो आदिल शाही डायनेस्टी जो बीजापुर है, ये पहले बहमानी किंगडम के अंडर आता है, ठीक है। ये सब हमें मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ना है। बहमानी किंगडम के अंडर आता है। जब बहमानी किंगडम डिसइंटीग्रेट होता है, ब्रेक डाउन होता है बहमानी किंगडम का, तो उससे 5 किंगडम्स निकलते हैं, जिसमें से कि एक था बीजापुर। अब बीजापुर के जो आदिल शाही डायनेस्टी थे, ठीक है, वो यहाँ पे रूल कर रही थी, ठीक है, गोवा में। ओके, तो आदिल शाही डायनेस्टी से इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया 1510 में। अब गोवा की इंपॉर्टेंस क्यों है? देखो गोवा की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे कि आप समझ रहे होंगे। देखो वेस्ट कोस्ट पे है गोवा, है ना। सो यहाँ पे क्या है, नेचुरल हार्बर है, ठीक है, नेचुरल हार्बर। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। फिर पोर्चुगीज़ कुड कमांड द मालाबार ट्रेड, पूरे मालाबार ट्रेड को यहाँ से कमांड कर सकते हैं, ठीक है। पोर्चुगीज़ की कुड कीप एन आई ऑन डेक्कन रूलर्स, जितने भी डेक्कन रूलर्स हैं, ठीक है, जो उस टाइम पे वहाँ पे रूल कर रहे थे, उन पे नज़र रख सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो क्लोज टू गुजरात सी पोर्ट। तो जहाँ पे अरेबियन सी ट्रेड का मेजर सामान लैंड हो रहा है, ठीक है, अब गुजरात पोर्ट पे, तो वहाँ पे उस पर भी नज़र रख सकते थे, उसको भी कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है। तो ये गोवा की इंपॉर्टेंस थी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, गोवा को 1510 में इन्होंने कैप्चर कर लिया फ्रॉम बीजापुर सुल्तान से, ठीक है। फिर इन्होंने जो है बाकी सारे जो एंट्रेंसेस है उसको सिक्योर कर लिया, ठीक है। काफ़ी सारे जो इंडियन ओशन के जो स्ट्रैटेजिक जैसे कि मैंने आपको बताया स्ट्रैटेजिक हार्बर्स वगैरह हैं, ठीक है, जो स्ट्रैटेजिक एक्सेस पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था एडन, है ना, एडन, हॉर्मुज, मलक्का, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे है सुकोत्रा आइलैंड टू द माउथ ऑफ रेड सी। मलक्का पोर्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया चाइना ट्रेड जो है यहाँ से पास हो रहा है। फिर अचीन, ये जो अचीन जो है ये सुमात्रा में है, ठीक है, यहाँ से भी इंडिया चाइना ट्रेड रूट पास हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट, गोवा मैंने आपको बता दिया, गोवा 1510 में आ गया। फिर कोलंबो पोर्ट, ये इनके हाथ चला गया। तो ये इंपॉर्टेंट सारे जो पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट हार्बर रीजन्स हैं, ये सब जो है पोर्चुगीज़ ने कंट्रोल कर लिए थे। किनके टाइम पे, अल्बुकर्के के टाइम पे। इसी वजह से इनको बोल रहे हैं द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज़ पावर इन इंडिया, ठीक है। फिर काटा सिस्टम इन्होंने लागू कर दिया। अब मैंने जैसे आपको बताया कि अब क्या है, यहाँ से पास होते हुए जितने भी शिप्स हैं उनको परमिट लेना होगा, लाइसेंस लेना होगा पोर्चुगीज़ से, उसके बाद ही यहाँ से पास हो सकते हैं। तो काटा सिस्टम ने इनको बहुत हेल्प किया, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने और भी कुछ काम किए। अल्बुकर्की ने कुछ सोशल रिफॉर्म्स भी किए, जैसे सती को अबॉलिश करना। अब देखो गोवा जब इन्होंने कैप्चर किया तो वहाँ पे इन्होंने 2 हार्बर्स बनाए, एक पानाजी में और दूसरा मर्मगांव में, ठीक है। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या किया, सती को अबॉलिश किया। तो अब ये सोशल रिफॉर्म्स तक करने लग गए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। अब इनका जो विजन है वो सिर्फ ट्रेड तक नहीं है, अब वो क्या है, सोशल इश्यूज जो है वो तक देखने लग गए उस रीजन के, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन दे एनकरेज्ड मिक्स्ड मैरिजेस बिटवीन पोर्चुगीज एंड लोकल्स। क्यों? क्योंकि उन्हें पोर्चुगीज सेटलमेंट्स बनाने थे, ठीक है, पोर्चुगीज नंबर इंक्रीज करना था। इस वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिक्स्ड मैरिजेस, ठीक है, पोर्चुगीज और लोकल्स के बीच में जो मैरिजेस हैं उसको बढ़ावा दिया। फिर क्या होता है, देखो, ही ओपन स्कूल्स विद इन हिज डोमिनियंस एंड इंट्रोड्यूस्ड पोर्चुगीज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो स्कूल्स बनाए और उसमें पोर्चुगीज को एज ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दिया। देन दे बिल्ड बिल्डिंग्स, रोड्स, इरिगेशन वर्क्स किए उन्होंने। नए क्रॉप्स इन्होंने लगाए, जैसे टोबैको, कैश्यू नट एंड बेटर प्लांटेशन वेराइटी ऑफ कोकोनट, ठीक है। तो टोबैको, कैश्यू नट, कोकोनट जैसी और क्रॉप्स भी इन्होंने लगाई, ठीक है। फिर इनके टाइम पे इन्होंने क्या प्रमोट किया, परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनको इस्लामिक इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है, क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना है। तो इनका एक मेन एजेंडा ये भी था कि जो मुस्लिम्स हैं उनको परसिक्यूट करो, ठीक है। तो अल्बुकर्की के टाइम पे ये सब काम होते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं, द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया, पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट वाइसरॉय आते हैं नीनो द कुन्हा, ठीक है। अब नीनो द कुन्हा के टाइम पे क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है 1530 में इन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया था। कैपिटल कहाँ शिफ्ट किया था, फ्रॉम कोचिन टू गोवा। अब देखो ये आपको याद होगा कि कोचिन किसने किया था, ठीक है, कमेंट में बताओ मेरे को, चलो कमेंट में मेरे को ये बताओ, बिना पहले देखे, ठीक है, पहले मत देखना, उसको बिना देखे बताओ कि कोचिन जो है वो कैपिटल किसने बनाया था पहले, ठीक है। और कोचिन से गोवा मैंने आपको बता दिया किसने शिफ्ट किया, नीनो द कुन्हा ने, ठीक है। तो गोवा बिकम्स द पोर्चुगीज कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है 1530 में, ठीक है। गोवा कब आया,
इनके अंडर 1510 में, ठीक है। अभी अभी बताया कौन कौन किसने कैप्चर किया था गोवा को, ठीक है, वो किया था अल्बुकर्की ने 1510 में फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर, ठीक है। अब क्या होता है, देखो इन्होंने बंगाल सेटलमेंट, अब इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने वेस्ट कोस्ट पे, भारत के वेस्ट कोस्ट पे तो इन्होंने बहुत सारे सेटलमेंट्स बना दिए थे, जैसे मैं आपको बताया कोचिन, कैलिकट, कैनानूर। अब इन्होंने ईस्ट कोस्ट पे भी सेटलमेंट्स, पोर्चुगीज सेटलमेंट्स बनाने शुरू करे। उसमें से सबसे पहले इन्होंने बनाया हुगली में, ठीक है, बंगाल में हुगली में इन्होंने पहला ईस्टर्न पोर्चुगीज सेटलमेंट बनाया, ठीक है। अब देखो इनके बारे में पढ़ते हैं, नीनो द कुन्हा के टाइम पे क्या होता है। तो नीनो द कुन्हा टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया 1529 टू 1538। अब देखो गुजरात का जो ट्रेड था इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्ट हो रहा था, ठीक है, पोर्चुगीज़ के ट्रेड की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि अरब्स को इन्होंने खदेड़ दिया था वहाँ से, है ना। जब पेड्रो एल्वारेज कैब्रल की लड़ाई हुई थी तो क्या हुआ था, अरब्स हार गए थे, है ना। तो पोर्चुगीज़, ये जो अरेबियन सी ट्रेड है वो पोर्चुगीज़ के अंडर आ गया था, ठीक है। अब उससे क्या हुआ कि गुजरात ट्रेड बहुत बैडली इफेक्ट हुआ, ठीक है। अब गुजरात ने किसकी हेल्प ली, देखो यहाँ पे देखना, गुजरात ने हेल्प ली ओटमन टर्क्स की, ठीक है, ओटमन टर्क्स की। ओटमन टर्क्स के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, है ना। तो ओटमन टर्क्स की हेल्प ली, और गुजरात में इस टाइम रूलर कौन थे, बहादुर शाह। महमूद बेगड़ा और बहादुर शाह में थोड़ा कंफ्यूज मत होना। महमूद बेगड़ा मैंने आपको अभी बताया था जब मैं आपको डिस्कस कर रही थी अबाउट बैटल ऑफ चोल एंड बैटल ऑफ दीव, है ना। अब कौन रूलर आ चुके हैं, बहादुर शाह। तो बहादुर शाह ने किसकी हेल्प ली, ओटमन टर्क्स की, ओके। ओटमन टर्क्स ने क्या किया, ओटमन टर्क्स सेंट अ स्ट्रॉन्ग नेवल फ्लीट एंड 2 टर्किश ऑफिसर्स, 2 टर्किश ऑफिसर्स भेजे, ठीक है, गुजरात में। एंड उनमें से एक थे रूमी खान, ठीक है। तो जब पोर्चुगीज़ के नीनो द कुन्हा ने अटैक किया 1531 में, तो रूमी खान ने उस अटैक को रिपल्स किया, ठीक है। तो अब क्या होता है, पोर्चुगीज़ ने अटैक किया था जब गुजरात में, तो ओटोमन टर्क्स के भेजे हुए एक गवर्नर रूमी खान ने क्या किया, उस अटैक को रिपल्स किया, ठीक है। इतना समझ आया। तो यहाँ पे गुजरात के लिए फ़ायदा किससे रहा, ओटोमन टर्क्स से रहा, ठीक है। पर अब क्या होता है, देखो इसी टाइम पे, ठीक है, 1530s का टाइम चल रहा है, जिस टाइम पे मुग़ल एम्परर कौन थे, हुमायूं। हुमायूं की जो प्रॉब्लम थी वो थी गुजरात के साथ, है ना, मिडिवल हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। तो हुमायूं और गुजरात में आपस में क्लैश था, ठीक है। गुजरात के कौन थे इस टाइम पे रूलर, बहादुर शाह, है ना। तो अब बहादुर शाह को किससे हेल्प लेनी पड़ी, अब ओटोमन टर्क से इनका काम नहीं चल रहा। अब इन्होंने हेल्प किससे ली, इन्होंने हेल्प ली अब पोर्चुगीज से, ठीक है। हुमायूं के अगेंस्ट इन्होंने हेल्प किससे ली, पोर्चुगीज से। तो पोर्चुगीज ने क्या कहा, ठीक है भाई हम आपको हेल्प कर देंगे, बट बदले में आपको क्या करना है। तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में एक संधि होती है, एक ट्रीटी होती है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ बसाइन। बसाइन, ये जो बसाइन है ये क्या है, ये वसाई वाला एरिया है करंटली, जो अभी जो मुंबई में जो वसाई है ना, मुंबई के आउटस्कर्ट्स में जो वसाई एरिया है, दिस इज बसाइन, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ बसाइन होती है, दिस इज डिफेंसिव ऑफेंसिव अलायंस, ठीक है। मतलब क्या है कि देखो अगर हुमायूं अटैक करने आता है देन पोर्चुगीज विल हेल्प गुजरात, ठीक है। तो इसके देखो अब ट्रीटी ऑफ बसाइन में क्या है कि दीव वॉज गिवन टू पोर्चुगीज, पोर्चुगीज को क्या मिलेगा, दीव, दीव पोर्ट क्या किसको मिलेगा, पोर्चुगीज को मिलेगा, ठीक है। एंड बहादुर शाह ऑल्सो ग्रांटेड द आइलैंड ऑफ बसाइन, ये जो बसाइन है ये भी पोर्चुगीज को मिलने वाला है। तो दीव भी पोर्चुगीज को मिलेगा एंड बसाइन भी पोर्चुगीज को मिलेगा। तो इसी वजह से देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बसाइन वॉज गिवन टू पोर्चुगीज इन 1534 एंड 1535 में ये जो एक्सपेंशन है ये दीव तक पहुँच जाता है। तो ये याद रखना कि यहाँ पहले बसाइन जो है, ट्रीटी ऑफ बसाइन, तो पहले पोर्चुगीज़ को बसाइन दिया गया और उसके बाद दीव भी इनको हैंड ओवर कर दिया गया, ठीक है। एंड इसके बदले में क्या होगा, पोर्चुगीज़ विल सपोर्ट गुजरात अगेंस्ट हुमायूं, ठीक है, अगेंस्ट मुगल्स। तो पोर्चुगीज़ ने क्या किया, दीव फोर्ट बना लिया। तो अब क्या होता है, देखो जब हुमायूं अटैक करता है गुजरात पे तो पोर्चुगीज़ हेल्प करते हैं, ठीक है, एंड हुमायूं हैड टू रिटर्न बैक, ठीक है, हुमायूं वापस चला जाता है। तो अब देखो कौन सी ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ बसाइन, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो गुजरात के जो बहादुर शाह हैं
वो ये सोचते हैं कि यार ट्रीटी कर तो ली पर ये बहुत घाटे का सौदा हो गया, है ना। तो गुजरात के बहादुर शाह ने बोला कि क्या हम इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है। ही आस्क्ड पोर्चुगीज टू रीनेगोशिएट दिस ट्रीटी। तो पोर्चुगीज ने बोला हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं नेगोशिएट करेंगे, बिल्कुल नेगोशिएट करेंगे। तो पोर्चुगीज़ के नीनो द कुन्हा ने क्या बोला, हम आपके लिए एक शिप भिजवा रहे हैं, आप उस शिप में बैठो और यहाँ तक आ जाओ, ठीक है, रीनेगोशिएट करते हैं, बात करते हैं। तो ऑन पोर्चुगीज़ इन्विटेशन जो बहादुर शाह हैं उन्होंने बोर्ड किया उस पोर्चुगीज़ शिप को एंड ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द शिप, और इस तरीके से जो बहादुर शाह हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो पोर्चुगीज़ हैं वो भारत में एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अब जो पोर्ट्स हैं वो उनके अंडर आ गए, ठीक। तो आप यहाँ पे इस मैप में देख सकते हैं कि कितने सारे ये जो सारे पोर्ट्स हैं ये सारे पोर्ट्स पोर्चुगीज़ के अंडर हैं, ठीक है। ये पोर्चुगीज़ का ही मैप है, सब पोर्ट्स, ये सारे पोर्ट्स जो हैं वो पोर्चुगीज़ के अंडर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही था, ठीक है। अभी हमें और पढ़ना है थोड़ा सा पोर्चुगीज़ के बारे में, ठीक है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी रिलीजियस पॉलिसीज़ और जो जेसूट मिशंस थे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है अबाउट वास्को द गामा, ठीक है। वास्को द गामा को किन्होंने भेजा था, किंग मैनुअल वन ने भेजा था, ठीक है। और वो कैलिकट पहुँचे 1498 में, उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ यहाँ से, ठीक है। वो फिर 60 टाइम्स जो है वो प्रॉफिट लेकर गए, ठीक है। जो अपने वॉयज का जो 60 टाइम्स था, अपने वॉयज के खर्चे का 60 टाइम्स प्रॉफिट वो लेके गए, ठीक है। 1/10 रिड्यूस हो गया था पेपर प्राइसेस, ठीक है। वास्को द गामा और अरब ट्रेडर्स के बीच में जो क्लैश था, ठीक है, वो हमने पढ़ा। देन वास्को द गामा की सक्सेस से जो काफ़ी सारे ट्रेडर्स चाहते थे भारत आना, बट किंग मैनुअल ने इसको एक स्टेट एंटरप्राइज बताया, ट्रेड मिशन को एक स्टेट एंटरप्राइज बताया, और फिर उन्होंने पेड्रो एल्वरेज कैब्रल को सेंड किया। इनके वायलेंट क्लैशेस होते थे, इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री बनाई कैलिकट, फिर इनके वायलेंट क्लैशेस हुए अरब्स के साथ, ठीक है। एंड ही हैड टू रिटर्न बैक इन 1501, ठीक है। फिर वास्को द गामा दोबारा से आते हैं 1501 में, 1501 में, और ये पोर्चुगीज़ सेटलमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे स्थापित करते हैं, फैक्ट्रीज़ बनाते हैं और उनको फोर्टिफाई कर लेते हैं कैनन और कोचिन और कैलिकट में। नेक्स्ट फिर क्या होता है कि किंग मैनुअल वन जो है वो रेजिडेंट गवर्नर अपॉइंट करते हैं टू लुक आफ्टर दीज पोर्चुगीज़ सेटलमेंट्स। तो पहले जो फर्स्ट रेजिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर जो बनते हैं इज़ फ्रांसिस्को डी एल्मिडा। इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में पढ़ लिया हमने। अल्बुकर्की को क्यों द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज़ पावर इन इंडिया बोलते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। इनका जो विजन था वो सिर्फ ट्रेड नहीं था, तो ट्रेड के अलावा इन्होंने फोर्टिफिकेशन वगैरह किए, है ना। इसके अलावा सोशल रिफॉर्म्स वगैरह भी किए थे इन्होंने। एंड फिर नेक्स्ट जो पोर्चुगीज़ वाइस रॉय आते हैं नीनो द कुन्हा, इनके बारे में मैंने बात करी। 1530 में इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया। उसके बाद 1534 में बसाइन इनके हाथ में आ गया, फिर ड्यू 1535 में आ गया। इन्होंने हुगली पे भी अपना पहला पोर्चुगीज़ सेटलमेंट बनाया, ठीक है। तो इनके बारे में भी पढ़ा हमने। ट्रीटी ऑफ बसाइन के बारे में पढ़ा, है ना। ट्रीटी ऑफ बसाइन किन के बीच में होती है, पोर्चुगीज़ एंड गुजरात रूलर बहादुर शाह, पोर्चुगीज़ एंड गुजरात रूलर बहादुर शाह, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ बसाइन के जो टर्म्स थे वो भी पढ़े, ठीक है। और उसके बाद बहादुर शाह की डेथ कैसे होती है वो भी हमने जाना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So until then, keep learning, keep sharing, and we'll see you in the next one. Thank you. Bye. Jai Hind.